आप ले लें इसकी स्क्रीनशॉट। ओके, ये हो गया एक टॉपिक कंप्लीट। दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरा हम लोग स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो बेसिकली तो टॉपिक ये था जिसको समझने के लिए हमने अभी तक सारी की सारी डिस्कशन की है। वेल, पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन एज द इलेक्ट्रोफाइल। अभी तक हम लोगों ने हाइड्रोजन को एज अ इलेक्ट्रोफाइल नहीं स्टडी किया, कीप इन दिस माइंड। अभी तक हम लोगों ने हाइड्रोजन को एज अ लिविंग ग्रुप कंसिडर ज़रूर किया था कि हर एक रिएक्शन के अंदर ये हो रहा है, लेकिन क्या ये एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर सकता है? इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जब आप हाइड्रोजन को एज इलेक्ट्रोफाइल लेते हो तो ये कैटेगरी में फॉल करता है विच इज़ द हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मैकेनिस्टिकली। अगर हम हाइड्रोजन को कंसिडर कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि जैसे आपके लिए H1 ऐसे ही आपके लिए H2 भी होगा और ऐसे ही आपके लिए H3 भी होगा, क्योंकि ये तीनों आइसोटोप्स हैं बेसिकली हाइड्रोजन के। तो प्रोटॉन हो, ड्यूट्रियम हो या ट्रिटियम हो, तो इन तीनों को ही हम कंसिडर करते हैं इन द कैटेगरी ऑफ हाइड्रोजन एक्सचेंज, मतलब कि हाइड्रोजन एज द इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो जनरल रिएक्शन क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज योर सम एरोमेटिक कंपाउंड जो कि अनसब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में था, राइट? और यहाँ पर आपने एक ड्यूट्रियम को यूज़ कर लिया। नाउ व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग कि इसका जो एक हाइड्रोजन होगा वो रिप्लेस हो जाएगा ड्यूट्रियम से, ठीक है, और वो प्रोटॉन आपको सिस्टम में रिलीज होके मिलेगा। अब इस किस्म के जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो हाइड्रोजन एक्सचेंज को बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली अंडरगो कर लेते हैं, इनके अंदर रिएक्शन आसान होते हैं। फ़ायदा क्या होता है ये सब करने का? व्हाट्स द पॉइंट? आपने कोई सब्स्टिट्यूशन तो नहीं किया, आपने सिंपल एक प्रोटॉन को एक ड्यूट्रियम से रिप्लेस कर दिया। व्हाट यू वांट टू प्रूव? तो वेल, ये अनसब्स्टिट्यूटेड रिएक्शंस नहीं होते हैं, मतलब आप यहाँ पे कोई ना कोई मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक रिंग लेते हो और फिर उसके बाद देखते हो कि उस सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट है मैकेनिस्टिकली, वो किस मैकेनिज्म से ऑपरेट हो रहा है, नंबर वन। नंबर टू, आप ये देखते हो कि उस अपने सब्स्टिट्यूएंट का किस किस्म का इफेक्ट है, डायरेक्टिव इफेक्ट कैसा है, क्या वो ऑर्थो पैरा पोजिशन के ऊपर ड्यूट्रियम को रिप्लेस करेगा या वो मेटा पोजिशन के ऊपर करेगा। तो इस तरह से हमें उसकी नेचर पता चल जाती है, बजाय इसके कि आप बड़े बड़े रिएजेंट्स लेकर आओ और उनका फिर रिएक्शन करवा के जस्ट टू मेक श्योर कि यस ये इनका डायरेक्टिव इफेक्ट ऐसा या वैसा, तो हम लोग से सिंपल हाइड्रोजन के साथ कर लेते हैं। फाइन। तो यहाँ पर आप देखोगे मैकेनिस्टिक क्वेश्चंस को आंसर करता है, सब्स्टिट्यूएंट के इफेक्ट्स इंक्लूड हैं इसमें, और इसके अलावा आप रिंग्स को सेलेक्टिवली ड्यूट्रिएट भी करवा सकते हो, ट्रिट्रिएट भी करवा सकते हो। एग्जांपल देखते हैं जी। एग्जांपल में अगर हम लोग फिनोल लें और उसको आप ट्रीट करवा दो D2O के साथ, मतलब कि हैवी वाटर के साथ, तो ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा स्लो चलेगा, स्लो एक्सचेंज देगा इवन ऑन हीटिंग। फाइन। अब आपको ये पता है कि फिनोल काफ़ी अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, रिंग के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है ये, लेकिन उसके बावजूद भी जब आप इसको D2O के साथ ट्रीट करवाते हो तो ड्यूट्रियम का जो बॉन्ड बन रहा होता है, प्रोटॉन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, तो इट रिक्वायर्ड सम एनर्जी। इसके लिए आपको काइनेटिक स्टडी करनी पड़ेगी, और वह जब आप बुक देखोगे तो इस लाइन के अगेंस्ट आपको एक पेपर मिलेगा, यू कैन फर्दर रीड फ्रॉम देयर, बट दिस इज़ इनफ फॉर दिस क्लास। और जो सिलेक्टिवली फिनोल के अंदर ड्यूट्रिएशन हुई वो पता चला कि दो ही पोजीशन पे हुई है, ऑर्थो पे एंड पैरा पे, एंड वी नो दिस नाउ ऑलरेडी मैकेनिस्टिकली के जो OH ग्रुप है, मतलब फिनोल के अंदर जो OH ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ही है, तो वहीं के हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे। तो इसने आपको बता दिया इसका डायरेक्टिव इफेक्ट। सो ये इसकी एप्लीकेशन है कि हम लोग किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, पर्पस क्या होता है, सब कुछ। नाउ द थिंग इज दिस कि क्या ये बैठे बैठे ही एक्सचेंज हो जाता है? जो आप ड्यूट्रियम यूज़ करें वो किस फॉर्म में यूज़ करोगे? तो वेल, हम लोग ज़्यादातर जब एक्सचेंज करवा रहे होते हैं तो आप रिंग को, हाइड्रोजन्स को ट्रीट करवाते हो एसिड्स के साथ। अब अगर आपने रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ाना है,
जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी कहा ना कि यार फिनोल कर तो देता है बट दिस इज द स्लोएस्ट रिएक्शन, स्लोएस्ट तो नहीं कहना चाहिए बट स्लो है रिएक्शन। तो अगर आपने रिएक्शन को फास्ट करना है तो व्हाट वी कैन डू, दो ऑप्शन हो सकते हैं। आप फिनोल की कंसेंट्रेशन को बढ़ा दो, लेकिन बढ़ाने से उतने अच्छे इफेक्ट्स नहीं आते हैं जितना अगर हम लोग जो एसिड यूज़ करें उसकी कंसेंट्रेशन को बढ़ा दें या फिर उस एसिड की नेचर को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर दें। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग किस्म का एसिड यूज़ करें, स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ करें तो रिएक्शन फास्टर हो जाएगा। फाइन। और ये चीज़ फर्दर आपको हेल्प आउट करती है जितने भी एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एसिड्स से कैटलाइज्ड हो रहे हैं उनका क्या मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म क्या है जी, अगर हम लोग देखें तो एविडेंस ये मिला कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन एक्सचेंज होता है विद ड्यूट्रियम और ट्रीट्रियम वट एवर यू आर यूजिंग द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, तो ये ऑर्डिनरी एरिनियम आइन मैकेनिज्म ही से चल रहा है, जिस पर आपको पता है कि हम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी डिस्कशन की थी कि क्या वाकई एरिनियम आइन मैकेनिज्म ही है, और उसके लिए जितने भी एविडेंसेस थे वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड दैट। सेकंड ये पता चला इसके एरिनियम आइन ही है। एरिनियम आइन ने आपको दो इनसाइट्स दी, एक ओरिएंटेशन इफेक्ट्स दिया। वी नो दिस कि जब आपने एरिनियम आइन बनाया था तो एरिनियम आइन के अंदर हम लोगों ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी, और फिर आपको पता चला था कि यस पैरेंट ऑर्थो पोजीशन के ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो वो इन्हीं पोजीशंस के ऊपर डायरेक्ट करेगा ओरिएंटेशन वाइज भी। और दूसरा हम ये कहते हैं कि जनरल जो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर एरिनियम आयन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। उनके अंदर पहले इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है और एक पॉजिटिव स्पीशीज जनरेट होती है बाकायदा। और इससे दोनों से मिला के ये पता चला कि जब प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा होता है तो वही स्लो स्टेप के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। प्रोटॉन ट्रांसफर स्लो स्टेप के अंदर क्यों है, क्योंकि हमने जैसे ही प्रोटॉन को ड्यूट्रियम और फिर ट्रिटियम के साथ रिप्लेस करने की कोशिश की तो रिएक्शन रेट ऑफ द रिएक्शन पे बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट्स आए हैं। इसका मतलब है कि इफेक्ट्स तभी आ सकते हैं जब ये स्टेप इन्वॉल्व होता है किसी स्लो स्टेप में, मतलब रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर। दूसरा अब ये भी देखा गया है कि बाकायदा स्टेबल सॉल्युबल एरिनियम आइंस बनते हैं, ठीक है। कैसे बनते हैं, जब कभी भी प्रोटॉन आप लेते हो H प्लस ही ले रहे होते हो और एरोमेटिक रिंग के ऊपर अटैक करवा देते हो। इस वाले केस में आप क्या ले रहे थे, एरोमेटिक रिंग था और आप कोई ड्यूट्रियम ले रहे थे, तो एक जो एरिनियम आयन बनेगा उसके अंदर कहीं ना कहीं ड्यूट्रियम है। लेकिन अगर हम लोग ड्यूट्रियम के बजाय एक प्रोटॉन ही को ऐड करवा देते हैं तो आपको पता है जो एरोमेटिक रिंग अब बनेगा एरिनियम आयन की फॉर्म के अंदर वो पॉजिटिव भी होगा लेकिन उसके ऊपर कोई इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इट इज जस्ट द प्रोटॉन। और वो इस तरह के जनरेट किए गए हैं, मतलब उनके ऊपर ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स ऑलरेडी अटैच थे जिनकी वजह से वो स्टेबल थे। और आपको पता है कि स्टेबल को फिर आइसोलेट करके हम उनके इंटरमीडिएट को जो हैमंड की पोस्टुलेट थी उसके मुताबिक हम उसकी एनर्जी वाइज उसको स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा जो सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो बहुत इजीली ड्यूट्रिएट हो जाते हैं। उसी तरह से अगर आपने इनको ट्रीट करवाना है तो D2O यूज़ करोगे और साथ में कोई भी एसिड, इस केस में हम लुइस एसिड यूज़ कर रहे हैं BF3 की फॉर्म में। ये तो एसिड कैटालाइज्ड थे ना, अगर हम लोग देखें क्या ये बेस कैटालाइज्ड हो सकते हैं तो बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आप बेस कैटालाइज्ड ले रहे हो, आपने अपना एरोमेटिक सबस्ट्रेट लिया एंड आपने कोई बेस यूज़ कर लिया, अब जब आपने बेस यूज़ कर लिया तो ऑब्वियसली इसका मैकेनिज्म वैसा नहीं होगा जैसा एसिड कैटालाइज्ड का था। द रीज़न इज दिस कि बेस वाले केस के अंदर पॉसिबल ही नहीं है कि आप एरिनियम आयन को जनरेट करो। बेस ने आके पहले इसका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके लेकर जाना है और उसके रिजल्ट में एरोमेटिक रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SEI या SE1 मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं। तो जब आप बेस यूज़ करोगे तो ये वाला मैकेनिज्म ऑपरेट होगा इस तरह से। फिर जो आप इलेक्ट्रोफाइल यूज़ करोगे वो इसके साथ आके अटैचमेंट शो कर देता है। दिस इज स्लाइटली डिफरेंट मैकेनिज्म देन एरिनियम आयन। तो वेल दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। दो रिएक्शन आपने देखे हैं, एक आपने रिएक्शन देखा है वेल और एक आपने लिविंग ग्रुप का इफेक्ट देखा है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी के जो रिएक्शंस हैं वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे।